नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई नॉन टेक पीवाई की सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे 6 जून 2024 सिविल इंजीनियरिंग के नॉन टेक पीवाईक्यू क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा फैक्ट्री है और अन्य कोशिकांगों के साथ अंततः कोशिकी अंतःक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? आपको बताना है गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। डिटेल देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो यह है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह जो है कोशिकीय शोषण, सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया से जो है ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है अन्य कोशिकांगों के साथ समन्वय करके प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम संतुलन और अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना एक डीएनए और राइबोसोम भी होता है, इसलिए यह जो है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। इसे जो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के आधार पर एक स्वतंत्र जीवाणु का अवशेष माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उन कोशिकाओं में अधिक होती है जहां ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे कि मसल सेल्स में और लीवर सेल में। व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला क्या है? व्हाट इज ए सप्लाई चेन इन बिजनेस? ये है व्यवसायों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे को उत्पादों की आपूर्ति होती है। या बी किसी निगम में आदेश की श्रृंखला। या सी है किसी उत्पाद के उत्पादन और वितरण में शामिल सभी संस्थाओं का एक नेटवर्क है। या बाजार में किसी उत्पादन का कुल स्टॉक है। तो व्यवसाय में जो आपूर्ति श्रृंखला है यह किसी उत्पाद के उत्पादन और वितरण में शामिल सभी संस्थाओं का एक नेटवर्क, ए नेटवर्क ऑफ इंटायर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें जो है कच्चे माल जैसे कि रॉ मटेरियल के स्रोत से लेकर उपभोक्ता तक उत्पादन पहुंचाने तक की जो सभी गतिविधियां और संस्थाएं, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रीवल, ये सभी के सभी क्या होती हैं? शामिल। यह केवल उत्पाद निर्माण नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कस्टमर डिलीवरी तक को कवर करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम का उद्देश्य लागत घटाना और ग्राहक की जो संतुष्टि है उसको बढ़ाना होता है। वैश्विक कंपनियां जैसे कि अमेजन हुआ, वालमार्ट, रिलायंस अपनी मजबूत आपूर्ति सप्लाई के कारण तेजी से ग्राहकों तक सामान पहुंचाती हैं। भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू की गई है ताकि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल और किफ़ायती बनाया जा सके। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता जो दर है यह दर्ज की गई है? केरल में, गोवा में, पंजाब में, मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केरल में। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अपने से मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, ये एज इट इज़ जो पीवाईक्यू था मैं वहीं ऑप्शन और क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल ने सबसे अधिक साक्षरता जो दर है यह दर्ज की थी 94%। यह राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश भर में सबसे आगे माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो औसत साक्षरता दर थी 74.03 थी। केरल के बाद दिल्ली, त्रिपुरा और मिजोरम साक्षरता दर में जो है उच्च स्थान पर थे।
बिहार में सबसे कम है 61.8% और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कम साक्षरता दर्ज हुई थी। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में और स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक जो जनगणना हुई थी 1951 में। यदि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 12.011 और जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान है 1.001 और ऑक्सीजन का है 15.999, तो आपको बताना है कि Cu2H4O का कितना द्रव्यमान होगा। तो देख लेते हैं, सभी दिया ही है, डायरेक्ट फार्मूला में इसका मान रख देते हैं। तो C2H4OS में आप लोग जब इसका मान रखेंगे तो कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 44.053। जल पिस्सू और प्लवक जैसे शिकार को पकड़ने अचेत करने के लिए संघ नाइजीरिया के पास कौन सी विशेष कोशिकाएं होती हैं, आपको बताना है। कॉलर सेल होती है या दंश यानी नेमेटोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल होती है या फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिका होती है या प्रधान कोशिका जिसे चीफ सेल कहते हैं ये होती है। तो इसमें होती है दंश कोशिका यानी नेमेटोसाइट्स जो है ये। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ है करेक्ट हो जाएगा। संघ नाइजीरिया में जो है जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनीमोन आदि की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें जो है दंश कोशिका जो है नीडोब्लास्ट जिसके भीतर नीमाटोसाइट्स नामक संरचना होती है। यह कोशिका छोटे मछलियों, प्लगों जैसे शिकार को पकड़ने और अचेत पैरालाइज करने के लिए एक विषैले तरल टॉक्सिन्स का स्राव करती हैं। जब शिकार इस कोशिकाओं को छूता है तो निमेटोसाइट्स से न्यूक्लियी धागे नुमा डंक बाहर निकलता है और विष इंजेक्ट कर देता है। नाइजीरिया नाम जो है ग्रीक शब्द जो निड्स है इससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्टिंग या डंक। नाइजीरिया प्रणाली जो है डिप्लोप्लास्टिक होते हैं जो दो जर्म लेयर इकोडर्म और इंडोडर्म में होते हैं। इनमें जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हाइड्रा एक प्रसिद्ध नाइजीरियन है जो पुनर्जनन रीजनरेशन क्षमता के लिए भी जाना जाता है। शतरंज के खेल में कौन सा मोहरा एल आकार में दो लंबवत और एक क्षैतिज चलता है। इन चेस विच पीस मूव इन ए एल शेप, टू स्क्वायर वर्टिकल एंड वन हॉरिजेंटली। घोड़ा, नाइट, बिशप, ऊंट, क्वीन रानी या रोक हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो शतरंज के खेल में घोड़ा एक मात्र ऐसा मोहरा है जो एल आकार में चलता है। इसका मतलब यह है कि दो घर लंबवत फिर एक घर क्षैतिज या इसके उलट चल सकता है। विशेषता यह है कि घोड़ा अन्य मोहरों के ऊपर भी से जो है कूद सकता है जबकि बाकी सभी मोहरें रास्ते में आने वाली मोहरों से बाधित होती हैं। शतरंज की उत्पत्ति भारत में चतुरंग नाम से हुई थी। विश्व शतरंज महासंघ फीडे की स्थापना जो होती है 1924 में। भारत के विश्वनाथ आनंद जो है 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। शतरंज की विसात में कुल जो है 64 खाने, 8x8 और कुल 32 मोहरे, 16 जो है प्रत्येक खिलाड़ी के लिए होती हैं। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि भाप से जलन पानी से भी अधिक गंभीर हो सकती है। आपको इसका कारण बताना है। यह है भाप देखी नहीं जा सकती इस कारण से, या भाप गंधहीन होती है, या भाप में वशीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है यह अधिक होती है, या भाप शरीर से चिपकी रह सकती है इस कारण से। तो राइट आंसर हो जाएगा भाप में वशीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ये अधिक होती है। स्टीम कंटेन हायर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो गर्म पानी से जलने पर केवल उसका संवेदी ऊष्मा सेंसिबल हीट शरीर से स्थानांतरित होती है, लेकिन जब भाप शरीर को छूती है तो वह पहले संघनित यानी कंडेंसेंस होकर पानी बनती है और इस प्रक्रिया में अपनी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी छोड़ती है। यही अतिरिक्त ऊष्मा जलन और अधिक जो है गंभीर बना देती है। पानी की वाष्पन जो गुप्त ऊष्मा लगभग होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम या
2260 जूल प्रति ग्राम होती है। भाप से जलने पर चोट गहरी और गंभीर होती है, जबकि समान जो तापमान के पानी से उतनी गंभीर जलन नहीं होती है। चिकित्सा विज्ञान में जलन की गंभीरता फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न में वर्गीकृत किया गया है। वृद्धि और विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? विच इज मस्ट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? स्पाइसेस यानी मसाले हैं, प्रोटीन, लवण यानी साल्ट्स, उच्च शर्करा यानी हाई शुगर है। तो वृद्धि और विकास के लिए जो है प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के निर्माण की इकाई यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि यह जो है नई कोशिकाओं, ऊतकों, एंजाइमों, हार्मोन और प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, इसके निर्माण में जो है मदद करती है। बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है। प्रोटीन इम्यूनो अम्ल, इम्यूनो एसिड से जो होते हैं बने होते हैं। आवश्यक यानी इसेंशियल अमीनो अम्ल शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, भोजन से लेने पड़ते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस और सोयाबीन। प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोर और मेरिस्मस जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही जो है भारत की पहली महिला गवर्नर थी। भारत की जो पहली महिला गवर्नर ये थी सरोजिनी नायडू जी। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य की जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे एक महान कवयित्री होने के कारण भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध थी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था इसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सरोजिनी नायडू का जो जन्म है यह 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर। स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। यह भी उत्तर प्रदेश से ही थी, 1963 में बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी 1966 में बनी थी इंदिरा गांधी जी। और पहली महिला जो राष्ट्रपति थी यह थी प्रतिभा पाटिल जी, यह 2007 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी थी? आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मिलन कुमार बनर्जी या नीरेन दे, मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ा या लाला नारायण सिन्हा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ा जी। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ा थे। उन्होंने जो है 1950 से 1963 तक लगभग 13 वर्ष इस पद पर सेवा की, जो अब तक सबसे लंबा कार्यकाल है। उन्होंने जो है भारतीय संविधान के प्रारंभिक वर्षों में सरकार को महत्वपूर्ण कानूनी सलाह दी और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में जो है अहम भूमिका निभाई। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधि या प्रधान विधि अधिकारी, चीफ लीगल एडवाइजरी होता है। यह जो है पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 76 के अंतर्गत स्थापित है। महान्यायवादी को जो है भारत के राष्ट्रपति जो हैं यह नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वोट का अधिकार इसके पास नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान 2025 तक जो है भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। निम्नलिखित में से कौन शैल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक? क्वार्ज, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर यानी मार्बल? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ज। यह जो है एक प्रकार की रॉक नहीं है, जबकि ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल ये सभी के सभी रॉक हैं, जबकि क्वार्ज एक प्रकार का मिनरल है। तो क्वार्ज यही एक खनिज यानी मिनरल है, न कि रॉक है।
ग्रेनाइट ये है एक इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन जो है यह एक सेडिमेंट्री रॉक है। संगमरमर यानी मार्बल ये है मेटामॉर्फिक रॉक है। जो सैल यानी रॉक है इसे 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। इग्नियस रॉक, इसका एग्जाम्पल जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। सेकेंड बांटा गया है सेडिमेंट्री रॉक में, इसके एग्जाम्पल जैसे कि सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। जबकि जो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं संगमरमर और निस्स जो होते हैं। क्वार्ज Si2 पृथ्वी की परपटी यानी अर्थ जो क्रस्ट है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1852 ईस्वी में बेगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है अपने अधिकारों में लिया था। सतारा को, नागपुर को, उदयपुर को या संबलपुर को। तो लिया था संबलपुर को ही। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो है अपनाकर कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था। इस सिद्धांत को 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी है इसने लागू किया। इसके अनुसार यदि किसी शासक की जो है मृत्यु बिना उत्तराधिकारी गोद लिए पुत्र को भी मान्यता नहीं के हो जाती है। तो ध्यान रखना है, यदि किसी शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो जाती है तो इसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। संबलपुर जो रियासत है 1852 में इसी नीति के तहत कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस नीति के तहत जो है जिन प्रमुख रियासतों को मिलाया गया था उनमें जो है सतारा इसे 1848 में मिलाया गया था, यानी सबसे पहले सतारा को ही मिलाया गया था। इसके बाद संबलपुर 1852 में, उसके बाद झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और जयपुर को 1865 में शामिल किया गया। इस नीति के कारण जो है भारतीय रियासतों और जनता में गहरा असंतोष फैल गया, जिसने जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भड़काने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस नीति के चलते अपनी रियासत से वंचित हुई, जिससे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। नेक्स्ट है शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी और गणित में इसका पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ। तो आर्यभट्ट भारत, पाइथागोरस यूनान, अल ख्वारिज्म अरब या यूक्लिड इजिप्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट इंडिया। तो शून्य की खोज या अवधारणा जो है गणित में इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है भारत में हुआ। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476 ईस्वी में शून्य का प्रयोग स्थान पर मान प्रणाली प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया और गणित को नई दिशा दी। इसके बाद ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में ने जो है शून्य के साथ गणनाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके नियम भी स्पष्ट किए। भारत से शून्य की अवधारणा अरब के माध्यम से यूरोप पहुंची। आधुनिक गणित में इसका वैश्वीकरण उपयोग हुआ। शून्य का प्रयोग सबसे पहले गुप्त काल के समय भारत में हुआ। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 628 ईस्वी में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। शून्य की खोज बीजगणित, कलन, ज्यामिति, कंप्यूटर विज्ञान के विकास में भी नींव रखी है। यूनेस्को ने जो है 2010 में भारत को जीरो का जनक, ओरिजिन ऑफ जीरो घोषित किया। निम्नलिखित में से किस संस्था को अंतिम निर्णयदाता कहा जाता है, आपको बताना है। नाबार्ड को कहा जाता है, SBI को कहा जाता है, RBI को कहा जाता है या सेबी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है RBI को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक RBI को अंतिम निर्णयदाता, फाइनल डिसीजन मेकर कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मुद्रा जारी करता है और बैंकों का नियमन है यह करता है। जब किसी वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्था को धन की आवश्यकता होती है तो यह जो है तो अन्य स्रोतों पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे RBI से ही सहायता प्राप्त करते हैं। इसी कारण जो है RBI को अंतिम निर्णयदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और अंतिम निर्णयदाता भी कहा जाता है। RBI की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत होती है। इसका जो एकीकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। RBI का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है।
आरबीआई जो है मुद्रा जारी करने वाला एकमात्र संस्थान है। इसमें जो है 1 रुपये का जो नोट है यह नहीं जारी किया जाता है, यह जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा दियाई जो है जारी किया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों और शंख बनाने वाले जीवों पर समुद्र की अम्लीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन ऑन कोरल रीफ एंड सेल बिल्डिंग ऑर्गेनिज्म। ये है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नो इफेक्ट। प्रवाल भित्ति की वृद्धि होती है यानी इंक्रीज कोरल ग्रोथ होता है, या जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इसमें कमज़ोर होती हैं और सेल निर्माण को भी प्रभावित होता है, या विविधता बढ़ जाती है, इंक्रीज डाइवर्सिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल जो है कमज़ोर होते हैं और सेल निर्माण प्रभावित होते हैं। तो वीकनेस कोरल एंड इफेक्ट सेल इन्फॉर्मेशन इफेक्ट सेल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो समुद्र के जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वह घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाता है। इससे जो है समुद्र का जो pH है यह घटता है और ओशियन जो है एसिडिफिकेशन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ और शंख बनाने वाले जीव जैसे कि मोलस्क, ऑयस्टर अपने कंकाल और खोल बनाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का यूज करते हैं। अम्लीकरण की स्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का घुलना जो है ये बढ़ जाता है, जिससे प्रवाल की वृद्धि रुक जाती है और वे कमज़ोर हो जाती हैं। शंख और मोलस्क के खोल पतले व नाजुक होते हैं। समुद्री जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समुद्र लगभग 30% CO2 को अवशोषित कर सकता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करता है। लेकिन अत्यधिक जो CO2 है यह अवशोषण जो है समुद्र को अम्लीय बना देता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो जलवायु परिवर्तन और अम्लीकरण के कारण सबसे अधिक खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किस वर्ष स्थापित की थी। आपको बताना है 1913 में, 1920 में, 1929 या 1925 में। की थी 1913 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल भारत स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी नेता थे। वे बंगाल की अनुशीलन जो समिति थी इससे जुड़े हुए थे। वर्ष 1913 में उन्होंने जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है स्थापित की, जिससे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों की गति मिली। बाद में सान्याल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA और आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। उन्होंने बंदी जीवन नामक आत्मकथा लिखी है, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस खाद्य पदार्थ का pH मान 2 और 3 के बीच होता है, जिससे यह अत्यधिक अम्लीय बनता है। विच फूड हैज ए pH वैल्यू बिटवीन 2 and 3 मेकिंग इट स्ट्रांगली एसिड। नींबू का रस यानी लेमन जूस, सेब का जूस, टमाटर का जो है रस, या ब्लैकबेरी का जूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमन जूस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो pH स्केल यह 0 और 14 के बीच होती है। इससे जो है अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए यूज किया जाता है। यदि जो है pH का मान 7 से कम होता है तो उसे जो है एसिडिक यानी अम्लीय कहा जाता है। यदि जो pH है यह इसका मान जो है 7 के बराबर होता है तो यह न्यूट्रल होता है। और यदि pH का मान 7 से अधिक होता है तो यह क्षारीय यानी बेसिक या एल्कनाइन होता है। नींबू का रस जो है यानी लेमन जूस का जो pH मान लगभग 2 और 3 होता है, इसमें जो है सिट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह अत्यधिक अम्लीय होता है। सेब का रस यानी एप्पल जूस जो होता है pH मान 3.3 से 4 यानी मध्यम अम्लीय होता है। टमाटर यह होता है 4.1 से 4.6 हल्का अम्लीय। और जो ब्लैकबेरी का रस है इसका pH मान होता है 3 से 3.5 यह मध्यम अम्लीय होता है। pH जो शब्द है यह इसका जो अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसे पहली बार 1909 में सोरेन पेटर लॉरिट्ज सोरेनसन डेनमार्क के जो वैज्ञानिक है इसने प्रस्तावित या प्रस्तुत किया था। मानव पेट में पाए जाने वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है, इसका जो pH होता है 1.5 से 2 तक। पानी की कठोरता का मुख्य कारण कौन सा है आपको बताना है। कैल्शियम और
मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, या सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम नाइट्रेट, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण है पानी की कठोरता का मुख्य कारण होते हैं। पानी की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, यह जो है मुख्य कारण जो होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी जो कैल्शियम का आयन होता है और मैग्नीशियम का आयन, इसके कारण होता है। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जैसे कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड मौजूद होती हैं तो वह कठोर जल कहलाता है। कठोर पानी साबुन से जो है अच्छी झाग नहीं बनाने देता है और घरेलू औद्योगिक उपयोग में समस्या पैदा करता है। कठोरता जो होती है 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अस्थायी यानी टेम्पोररी हार्डनेस, जिसमें जो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण इसे जो है उबालने से हटाया जा सकता है। जबकि जो अस्थायी यानी परमानेंट हार्डनेस होता है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी जो हैं ये परमानेंट हार्डनेस के एग्जाम्पल है। इसे जो है सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा या आयरन एक्सचेंजर विधि से हटाया जा सकता है। कठोरता को ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में या mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में मापा जाता है। WHO के अनुसार पीने के पानी की जो कठोरता, इसकी जो स्वीकार्य लिमिट है यह लगभग 300 mg पर लीटर CaCO3 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के विभिन्न हिस्सों से आए कितने प्रतिनिधियों के द्वारा हुई थी, आपको बताना है। 43 यानी 43, 57, 61 या 72। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72 ही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना में विभिन्न प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक साझा मंच देना था जहां ब्रिटिश सरकार के सामने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को रख सके। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में मॉडरेट्स कहा जाता, जिन्होंने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सुधार मांग की। कांग्रेस की स्थापना में जो प्रमुख भूमिका निभाई ये थे A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस के इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। पहला जो अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज है यहाँ पे हुआ था। कांग्रेस की शुरुआत में अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी से भी जोड़ा, जिसका अर्थ यह था कि भारतीयों की असंतुष्टि को कांग्रेस के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से बाहर आने दिया जाए। शुरुआती कांग्रेस जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सामेता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थी। खाना पकाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है यहाँ गलत है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कुकिंग ऑफ फूड। इससे जो है पाचन आसानी हो जाता है, या बी है परिणाम स्वरूप कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, या विटामिन जो सी है यह नष्ट हो जाता है या नष्ट कर देता है इसे जो है, या डी है विटामिन डी को आसानी से नष्ट कर देता है। तो आपको बताना है किसमें से कौन सा कथन गलत है कि खाना पकाने के संबंध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही कि विटामिन डी को आसानी से नष्ट कर देता है। तो विटामिन डी ये नष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट हो जाएगा, जबकि A, B, C, A सही हैं। खाना पकाने यानी कुकिंग से जो है भोजन को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाया जाता है। पकाने से भोजन के जटिल अणु जैसे स्टार्च और प्रोटीन टूटकर आसानी से पचने योग्य हो जाते हैं, लेकिन पकाने के कुछ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जो होते हैं यह नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गर्मी और ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। जो हीट लिएबल विटामिन है ये हैं विटामिन सी, विटामिन B1 जैसे थायमिन, B2, राइबोफ्लेविन, ये सभी के सभी हीट लाइबेबल विटामिन है। और जबकि जो हीट स्टेबल विटामिन है ये हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि बी और सी जो विटामिन होते हैं ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्रेशर कुकिंग और स्टीमिंग से विटामिन की हानि कम होती है, जबकि ओपन बॉइलिंग में अधिक हानि होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात आपको बताना है कि कितना था, 1890, 919 या 1024। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 919। तो भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार
0 से 6 वर्ग आयु के जो बच्चे हैं या बाल लिंगानुपात में प्रति 1000 लड़कों पर केवल 919 लड़कियां दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा 2001 की जनगणना के अनुसार कम था। उस समय जो है 927 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर। जो लिंग आधारित भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक समस्याओं और संकेत करता है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार पर निकाला जाता है। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। और सबसे उच्च जो बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार मिजोरम में 931 और 971 और मेघालय में 970। सबसे निम्न बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार हरियाणा में 830 और पंजाब में 846। उत्तर प्रदेश 2011 के बाल लिंगानुपात 902 दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। ए है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, या सी है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा, या डी है राजस्थान के अल्पसंख्यक क्षेत्र के सुरक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, राजस्थान में अल्पसंख्यक क्षेत्र की सुरक्षा। यह DPSP के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण हुआ, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा, ये सभी के सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 4 है, इसके अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत डी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP दिए गए हैं। ये सिद्धांत जो है सरकार को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सुधार जो है अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया है। यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है, ये आर्टिकल नंबर 49 में है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा जो है ये अनुच्छेद 45। इसके जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्गों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लाया गया था। DPSP का स्रोत है आयरलैंड के संविधान से या भारत में लिया गया है। DPSP न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य के लिए मूलभूत मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जो DPSP को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है समाजवादी सिद्धांत, जिसमें समान वेतन, समान न्याय आदि शामिल हैं। सेकेंड है गांधीवादी सिद्धांत, इसमें जो है ग्राम पंचायत, शराब निषेध और पशुपालन है। और जबकि थर्ड है, यह है उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका, कार्यपालिका का पृथक्करण है। पहचान कीजिए कि मौसम संबंधी कथनों में से कौन सा सही यानी ट्रू और गलत यानी फॉल्स है। फर्स्ट है, यह कुछ वर्षों के दौरान तापमान में परिवर्तन से संबंधित होता है। सेकेंड है, यह क्षेत्र की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह एक दिन के भीतर तापमान में उतार चढ़ाव से संबंधित होता है। गाइस, इसमें आई थिंक जो प्रश्न है ये कुछ छोटा है, चलिए इस डिटेल देख लेते हैं अगर हो तो ध्यान रखना है कि 1 वर्षों के दौरान बदलाव जो होता है यह क्लाइमेट यानी जलवायु का गुण और मौसम यानी वेदर का नहीं है, यह फॉल्स है। क्या कह रहा था फर्स्ट, यह कुछ वर्षों के दौरान तापमान में परिवर्तन से संबंधित होता है, लेकिन स्टेटमेंट दिया क्या था ये आप लोगों को इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है गाइस। चलिए डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वर्षों के दौरान बदलाव, यह जो है जलवायु यानी क्लाइमेट का गुण है, मौसम यानी वेदर का नहीं है, अतः यह जो है फॉल्स हो जाएगा। जो सेकंड है, मौसम पर ऊंचाई एल्टीट्यूड का असर पड़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान व दाब घटते हैं, तो बिल्कुल यह यानी ट्रू है। जो थर्ड है, दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि में है जो है मौसम, यही मौसम है, यानी यह ट्रू है।
तो दिन प्रतिदिन के जो उतार चढ़ाव, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि में जो है यह क्या है, यही मौसम है, तो यह जो है ट्रू हो जाएगा। तो यानी इसमें जो है, इसमें मौसम के बारे में आप लोगों से पूछ रहा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि मौसम के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा गलत है। तो ध्यान रखना है कि यह कुछ वर्षों के दौरान तापमान में परिवर्तन से संबंधित होता है, तो यह मौसम नहीं है, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है, यह फाल्स हो जाएगा। यानी यह जलवायु का गुण है, न कि मौसम का। और जबकि जो सेकेंड है, यह उतार चढ़ाव जो हुआ कि मौसम पर ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड का असर पड़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान और दाब घटते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि में जो बदलाव होता है, यह मौसम के कारण होता है, तो यह भी ट्रू है। तो 2 और 3 जो है ट्रू है, फर्स्ट जो है फॉल्स है। थोड़ा आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है टाइप करने में कुछ छूटा था, यानी मौसम छूटा था। तो मौसम जो है कम अवधि, घंटे, दिन, जबकि जो जलवायु है यह लंबी अवधि, कम से कम 30 वर्षों के औसत होते हैं। जो मानक ऊर्ध्वाधर लिप्स रेट है, जो लगभग 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर यानी औसत है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन, वर्षा, बादल, स्थलाकृति में जो है ऊंचाई, पर्वत, समुद्र निकटता आदि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम की गणना करना है आपको। राष्ट्रीय आय है 1000 रुपये, जबकि जो कारपोरेट टैक्स है वो 10 रुपये है, सब्सिडी 5 रुपये, वो किराया जो है यानी रेंट 15। तो देख लेते हैं, जो पर्सनल इनकम यानी पीआई होता है, इसका जो फार्मूला होता है नेशनल इनकम माइनस कारपोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। तो यहाँ जो है ट्रांसफ़र पेमेंट इक्वल टू सब्सिडी प्लस 5 मानी गई है। रेंट पहले से ही नेशनल इनकम में शामिल होता है, अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो पीआई आप लोग निकालेंगे तो नेशनल इनकम 100, कारपोरेट टैक्स जो दिया था 10, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट -15 और 5 रुपये जो सब्सिडी था, इसे ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 980 रुपये। तो पर्सनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट जोड़ते हैं, यानी पेंशन, सब्सिडी और ग्रेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कारपोरेट टैक्स हुआ, अवितरित लाभ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आदि, ये सभी के सभी घटाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ये है 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। यह जो संविधान संशोधन हुआ था 1952 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है, इसलिए हर साल जो है इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इस संशोधन ने संविधान के भाग नंबर 9 में जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया है। इसमें जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान है। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, यह जो था नगर पालिकाओं, अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें जो है कई मूलभूत बदलाव किए गए। और जबकि जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था, इसमें जो है आपातकाल से जुड़ी धारा में संशोधन हुआ था। और जो 86वां संविधान संशोधन है यह 2002 में किया गया था। यह जो है शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल नंबर जो 21 का ए है इसमें शामिल किया गया था। तो गाइज ये था 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को मिल गया है फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इससे आगे कराया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।